हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस और परफेक्शन आईएएस के डेली न्यूज़पेपर एंड एडिटोरियल एनालिसिस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग 25 और 26 ऑफ अप्रैल का डिस्कशन जो है वो आपके सामने लेकर आएंगे और कल से हम लोग फिर अपना रेगुलर जो है वो सेम डे का जो हमारा एडिटोरियल है वो अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आपको पहले ये जो आर्टिकल दिखेगा 25 यानी कल के न्यूज़पेपर में, दैट वाज अंडरस्टैंडिंग द ओल्गा टेलिस जजमेंट। एक्चुअली ओल्गा टेलिस जजमेंट है क्या, उसको समझने के बारे में यहाँ पर जो है वो पूरा एक आर्टिकल डिस्कस किया हुआ है। और ये न्यूज़ में क्यों था, तो आपको पता है अभी हाल ही में जहांगीरपुरी में कुछ डिमोलिशन ड्राइव कैरी किया गया था जेसीबी और बुलडोजर यूज़ करके। उसी के तहत जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे लगा दिया है, तो उसके तहत ही ओल्गा टेलिस जजमेंट जो है उसका रेलेवेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो अगर हम लोग बात करें, सो इट वाज ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जजमेंट जो 1985 में आया था। ठीक है, रूल दैट एविक्शन ऑफ पेवमेंट ड्वेलर्स, जो पेवमेंट पे ड्वेलर्स रहते हैं उनका एविक्शन यूजिंग अनरीजनेबल फोर्स विदाउट गिविंग देम अ चांस टू एक्सप्लेन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब बिना उनको एक प्रॉपर मौका दिए, बिना उनकी बात को सुने हुए आप क्या करेगा, उनको आप इविक्ट करते हैं, देन इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और उनका राइट टू लाइवलीहुड का ये वायलेशन भी माना जाएगा। ठीक है, मतलब राइट टू लाइवलीहुड उनका वायलेट माना जाएगा अगर आप बिना उनको मौका दिए हुए क्या करते हैं, आप उन्हें इविक्ट कर देते हैं उस पर्टिकुलर जगह से जहां वो रह रहे थे। ठीक है, और अगर इसके बारे में और कुछ अगर आपको समझना है तो यहाँ देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन जो थे वहाँ डिस्कस किए गए। तो अभी जहांगीरपुरी का भी मामला जो कोर्ट में चल रहा है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये इश्यूज जो हैं वो सामने आएंगे कि आखिर क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा। तो ये जजमेंट चूंकि हमारे पास ऑलरेडी है मौजूद, तो हम लोग एज अ रेफरेंस इसको कहीं ना कहीं समझ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में, इस केस में क्या चैलेंज हुआ था कि क्या इस तरह के लोगों को वहाँ से हटा देना इज एक्चुअली डिप्राइविंग देम देयर आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी विच ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू लाइवलीहुड। तो क्या ये उसका वायलेशन है? सो एंड दिस आर्टिकल मैंडेट्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या है, और अगर नहीं है, और अगर है भी, तो आपको पता है कि हम लोग मेनका गांधी केस में कहाँ चले गए हैं, फ्रॉम प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में हम लोग क्या देखते हैं, ना कि सिर्फ हम लोग प्रोसीजर देखते हैं, बट वी आर ऑल्सो लुकिंग इन टू द एक्चुअली द लॉ इटसेल्फ की लॉ फेयर, रिजनेबल और जस्ट है कि नहीं है। तो जो भी कानून जिसके तहत ये प्रोसीजर है कि आप बुलडोजर चला के पेवमेंट ड्वेलर्स को हटा दीजिए, क्या वो रीजनेबल है? और अगर लॉ भी रीजनेबल है तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में क्या बोला कि आपको क्या करना है, प्रॉपर मौका देना है कि उनकी बात सुनी जाए। तो यही केस अगर जहांगीरपुरी का भी हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि द अदर पार्टी मस्ट बी हर्ड, कि आप बिना किसी को सुने हुए उस पर सजा नहीं दे सकते। एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस का एक पैरामीटर ये भी है दैट नो वन कैन बी पनिश्ड अनहर्ड, बिना सुने हुए किसी को आप पनिश नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इस आर्टिकल से, सबसे पहला ओल्गा टेलिस जजमेंट किससे रिलेटेड है, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो सकता है। और मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन एक बन सकता है कि राइट टू लाइवलीहुड को किस तरह से सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू दी ड्वेलर्स, जो हमारे पेवमेंट ड्वेलर्स हो गए, फुटपाथ पे जैसे लोग रह रहे हैं उन लोग, तो उन सारा चीज़ के लिए हम लोग को जानना जरूरी था ये पर्टिकुलर इसके बारे में। ठीक है, तो ओल्गा टेलिस जजमेंट आपको जानना है, और दिस जजमेंट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस फॉर सुप्रीम कोर्ट वाइल डिसाइडिंग द केस ऑफ जहांगीरपुरी डिमोलिशन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ मूविंग ऑन, नो लिमिट्स टू रशिया चाइना टाइज सेज EU चीफ अमिड यूक्रेन वॉर। तो EU चीफ यानी यूरोपियन यूनियन के चीफ जो यहाँ पर अभी आई हुई थी इंडिया में, उन्होंने क्या बोला है कि रशिया चाइना के जो फ्रेंडशिप उसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने कहीं ना कहीं किसकी तरफ इशारा किया है कि चूंकि रशिया चाइना इतना ज़्यादा ये लोग क्लोज हैं, इनका टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है, तो क्यों ना इन्होंने एक्चुअली डिमांड की है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पर कोलैबोरेशन की ज़रूरत है बाकी कंट्रीज़ को भी, बिकॉज रशिया चाइना का जो इनका क्या है, इनका जो रिलेशन है ये एक बहुत ही अच्छे लेवल पर ऑलरेडी जा चुका है। और खासकर जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है तब से इन्होंने आउटराइटली इस चीज़ को अच्छे से इजहार किया है कि हाँ दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट फॉर ईच अदर। तो इस चीज़ को कंसर्न की तरह EU के चीफ ने यहाँ पर बताया है, सामने पेश किया है। एंड ये कहाँ पे किया, तो एनुअल रायसीना डायलॉग। तो इस पर्टिकुलर न्यूज़ से आप उठाकर पॉइंट्स तो मेंस में अपने आंसर में डाल सकते हैं कि हाँ इंडिया का
इंडिया की सॉवरेनिटी या फिर इंडिया का जो ग्लोबल लीडरशिप का एक रोल है, उसके तहत जो है वो यूरोपियन यूनियन के जो कमीशन है वो भी क्या कर रही है, इंडिया से एक्चुअली में कोऑपरेशन की एक्सपेक्टेशन रख रही है। और प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है रायसीना डायलॉग, और दूसरा हमारा यूरोपियन कमीशन। तो हम लोग यूरोपियन कमीशन के बारे में पहले बात करते हैं। सो इट इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन का ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रपोजिंग लेजिस्लेशन, implementing decisions, upholding the EU treaties and managing the day-to-day business of European Union। ये सारा काम कौन देखता है, यूरोपियन कमीशन। Afterwards, the Commission operates as a cabinet government। कैबिनेट गवर्नमेंट की तरह भी ये कमीशन काम करता है। दैट मीन्स इट हैज ऑल द पावर्स टू टेक डिसीजंस ऑल्सो। आफ्टर दैट इट हैज 28 मेंबर्स ऑफ द कमीशन एंड देयर इज 1 मेंबर पर मेंबर स्टेट। तो 28 कंट्रीज हैं, तो हर कंट्री का एक मेंबर भी इनका होगा। एंड दीज मेंबर्स आर प्रपोज बाय मेंबर कंट्रीज एंड यूरोपियन पार्लियामेंट गिव्स फाइनल अप्रूवल ऑन देम। फाइनली अप्रूवल कौन देता है, यूरोपियन पार्लियामेंट देता है, जो कि यूरोपियन यूनियन का लेजिस्लेटिव विंग है। और ये एग्जीक्यूटिव विंग कौन है, यूरोपियन कमीशन। तो आपको ये समझ में आया। उसके बाद द कमीशन इज डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट्स नोन एज डायरेक्टरेट्स जनरल, डीजीज। ठीक है, दैट कैन बी लाइकन टू डिपार्टमेंट्स और मिनिस्टर, जो कि सरकार के अंदर हम लोग के मिनिस्टर्स होते हैं, उसी के लेवल पे क्या है हमारा डीजीज होता है यूरोपियन किसमें, कमीशन में। तो ये आपको जानना था। और दूसरा जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट इज द रायसीना डायलॉग। ये क्या होता है, तो रायसीना हिल्स आपको पता है हमारा अरावली का जो एक्सटेंशन है दिल्ली में, और वहां पे उसी के ऊपर राष्ट्रपति भवन भी है। तो रायसीना डायलॉग जो है इट इज ए 3-day डायलॉग जो कि बेस किस थीम पे था इस साल का, टिरानोवा, इम्पेसेंट, इम्पेसेंट, ठीक है, एंड इम्पेरिल्ड। तो ये हमारा जो थीम था इस पे बेस था इस साल का रायसीना डायलॉग, और ये 3 दिन तक चला ये डायलॉग। एंड देयर आर 6 ब्रॉड थीमेटिक पिलर्स ऑफ डायलॉग इंक्लूडिंग रीथिंकिंग डेमोक्रेसी, एंड ऑफ मल्टीलैटरलिज्म, वाटर कॉकसेस एंड अचीविंग ग्रीन ट्रांजिशंस। ये सारा क्या था इस बार का ब्रॉड थीमेटिक पिलर्स जो है उसके बारे में अगर बात करें तो। एंड आफ्टर दैट अगर हम रायसीना डायलॉग का हिस्ट्री समझे, बैकग्राउंड समझे, तो इट इज अ मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंस कमिटेड टू एड्रेस द मोस्ट चैलेंजिंग इश्यूज फेसिंग द ग्लोबल कम्युनिटी। ये किया जाता है ग्लोबल कम्युनिटी को जो सबसे चैलेंजिंग इशू हो रहा है उस चीज को एड्रेस करने के लिए रायसीना डायलॉग एक्चुअली ऑर्गेनाइज किया जाता है। एंड एवरी ईयर ग्लोबल लीडर्स इन पॉलिसी, बिजनेस, मीडिया एंड सिविल सोसाइटी आर होस्टेड इन न्यू दिल्ली टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। तो ये आपका समझ में आया। आपको जो इस पर्टिकुलर न्यूज से हमें जो इंपॉर्टेंट चीज निकालनी थी, रायसीना डायलॉग एंड यूरोपियन कमीशन। नेक्स्ट, डिक्लाइनिंग लेबर फोर्स। तो यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ था द हिंदू में, जिसमें क्या बात किया जा रहा है कि लेबर फोर्स का जो पार्टिसिपेशन रेट है, दैट इट इज इंडियाज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट डिक्लाइन फ्रॉम 46% टू 40% बिटवीन 2016-17 एंड 21-22। तो पिछले 5 साल में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो इंडिया का है वो 46% से लेकर 40% तक चला गया है। ठीक है, और ये डेटा कहां से आया है, तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE करके जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने जो डेटा रिलीज किया है उसके तहत। सो दिस मीन्स दैट आउट ऑफ 100% जो कि वर्किंग एज पॉपुलेशन में है, तो ऐसा नहीं कि पूरी पॉपुलेशन की बात हो रही है, वो पॉपुलेशन जो कि वर्किंग एज में है, उनमें से 100 में से कितने लोग आज के डेट में सिर्फ काम कर रहे हैं या काम के लिए देख रहे हैं, इट इज ओनली 40। सो ओनली 40 वेयर आइदर वर्किंग और लुकिंग फॉर वर्क इन 2021-22। ठीक है, एंड स्टेट वाइड एनालिसिस, स्टेट का एक स्पेशल एनालिसिस ने क्या देखा कि 2016 मार्च और 2022 मार्च का एनालिसिस जो किया है, तो उसमें एक इकलौता स्टेट राजस्थान है जिसमें कि ओवरऑल पार्टिसिपेशन रेट का बढ़ोतरी हुआ है। बाकी हर स्टेट में, यूटीज में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो क्या हुआ है, डिक्रीज किया है। तो ओनली राजस्थान इज द ओनली स्टेट जिसमें पिछले 5 साल में थोड़ा सा इंक्रीज देखा गया है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में। ठीक है, तो आप ओवरऑल डिक्लाइन यहाँ पे इस चार्ट के थ्रू देख सकते हैं। 16-17 रूरल यहाँ पे था 46.98 और अर्बन 44.72, ओवरऑल 46.22, और ये गिरकर कहाँ पहुंचा है, अर्बन 37.55, रूरल 41.38 एंड एवरेज इज 40.09। और स्टेट वाइज अगर आप डेटा देखना चाहें तो स्टेट वाइज आप देख सकते हैं कि किस किस जगह पे कौन कौन से स्टेट्स हैं। ओनली राजस्थान हैज शोन स्लाइट इंक्रीज, अदरवाइज ऑल द
स्टेट्स हैव शोन डिक्लाइन इन द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, और रूरल और अर्बन का डेटा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो शार्पेस्ट फॉल जो अर्बन एरियाज में था वो कहाँ देखा गया है, उत्तराखंड, तमिलनाडु और गोवा, और रूरल एरियाज में जो हाईएस्ट ड्रॉप था वो देखा गया आंध्र प्रदेश, दिल्ली एंड तमिलनाडु। ठीक है, तो ये हमें आपको ध्यान में रखना है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का जो डेटा आज के डेट में दिया हुआ है, तो आप इसके ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी बन सकता है डायरेक्टली, प्लस आप इसके फैक्ट्स को अपने मेंस के आंसर में यूज करेंगे, देन योर आंसर विल बी एनरिच्ड इनफ टू गेट गुड मार्क्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द क्वारल ओवर क्यूराइल आइलैंड्स, तो क्यूराइल आइलैंड्स के ऊपर क्वारल जो है वो किसके किसके बीच है, सबसे पहला प्रीलिम्स का क्वेश्चन। क्यूराइल आइलैंड सुना जाता है न्यूज में, रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इज रिलेटेड टू व्हाट, या इट इज अ डिस्प्यूट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, और ऑप्शंस रहेंगे। तो आपको कभी भी कोई आइलैंड के डिस्प्यूट का क्वेश्चन आए, जैसे कि साउथ चाइना सी में इतने सारे आइलैंड्स हमारे यहाँ, स्प्रैटली हो गया, पारासिल हो गया, स्कार्बोरो शोल हो गया, तो आपको पता होना चाहिए कि किनके किनके बीच में ये डिस्प्यूट है। ईस्ट चाइना सी किसके बीच में डिस्प्यूट है, जापान एंड चाइना। उसी तरह क्यूराइल आइलैंड का डिस्प्यूट जो है वो किसके ऊपर बीच में है, रशिया एंड जापान। तो रशिया और जापान के बीच में ये डिस्प्यूट है किसका, क्यूराइल आइलैंड का। अगर हम लोग इसका हिस्ट्री समझेंगे तो थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, अगर क्यूराइल आइलैंड के बारे में लोकेशन भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले कि आखिर है क्या क्यूराइल आइलैंड, तो दीज आर सेट ऑफ 4 आइलैंड सिचुएटेड बिटवीन सी ऑफ ओखोत्स्क एंड पैसिफिक ओशियन नियर नॉर्थ ऑफ जापान। और जापान का देखिए यहाँ पे सी ऑफ ओखोत्स्क, पैसिफिक, इसके बीच में 4 आइलैंड ग्रुप जो है वो क्या है आपका, ये हमारा रहा होकाइडो, और ये देखिए यहाँ पे जापान का नॉर्दर्न मोस्ट प्रीफेक्चर होकाइडो के बीच में ये जो हमारा 4 क्या है आइलैंड ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं, क्यूराइल आइलैंड्स। तो ये हम लोग समझ गए। अब इसके ऊपर कंट्रोल एक्चुअली था किसका और कौन क्लेम कर रहा है, किसका क्लेम जेन्युइन है, वो सब देखते हैं। सबसे पहले रशियन कंट्रोल यहाँ पे था सिंस द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से रशिया यानी सोवियत यूनियन जो थी उसका था। सोवियत यूनियन हैड सीज्ड द आइलैंड्स एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 एंड बाय 1949 हैड एक्सपेल्ड इट्स जापानीज रेसिडेंट। तो जापानीज रेसिडेंट जो रहता था उसको 1949 तक इन्होंने हटा दिया था। टोक्यो क्लेम दैट द डिस्प्यूटेड आइलैंड हैव बीन पार्ट ऑफ जापान सिंस 19th सेंचुरी। और टोक्यो का क्लेम है कि वर्ल्ड वॉर 2 में तुम लिए थे, बट हमारे ये हमारा एरिया है 19th सेंचुरी से ही। ठीक है, उसके बाद टोक्यो का क्या कहना है कि अकॉर्डिंग टू टोक्यो जापान सॉवरेनिटी ओवर द आइलैंड इज कंफर्म बाय सेवरल ट्रीटी। तो बहुत सारे ट्रीटी हैं जिसको जापान क्लेम करती है, जिसके थ्रू कि ये हमारा पार्ट है। और उन ट्रीटीज के नाम आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले शिमोदा ट्रीटी, उसके बाद आप बात करिएगा तो ट्रीटी फॉर एक्सचेंज ऑफ सखालिन क्यूराइल आइलैंड्स, जिसको ट्रीटी ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग भी बोलते हैं, और पोर्ट्समाउथ ट्रीटी ऑफ 1905। ये सारे ट्रीटीज जो है वो जापान क्लेम करती है इन ट्रीटीज के तहत कि हम लोग क्या पार्ट है, क्या क्यूराइल आइलैंड पे हमारा एक्चुअली पोजीशन होना चाहिए। और अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया जो है वो किस चीज के ऊपर अपना क्लेम करता है, अपने किस ट्रीटी के ऊपर, तो याल्टा एग्रीमेंट ऑफ 1945 और पॉट्सडैम डिक्लेरेशन ऑफ 1945। ये दोनों पार्ट को डिक्लेयर करके वो क्या बोलता है कि रशियन टेरिटरी है क्या हमारा क्यूराइल आइलैंड जो है ग्रुप, वो किसका क्लेम होगा, इसके अंदर रशिया का क्लेम होगा। और जापान जो है वो किसको क्लेम करता है, इसको अंडर द ट्रीटीज ऑफ, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, ये सारे ट्रीटीज जापान क्लेम करता है और इन ट्रीटीज के कारण रशिया भी क्लेम करता है। और रशिया का एक और एंगल ये है कि जो सैन फ्रांसिस्को ट्रीटी था 1951 का, वो एक लीगल एविडेंस है, क्योंकि जापान ने उस टाइम पे एक्नॉलेज किया था कि इस आइलैंड पे किसकी सॉवरेनिटी होगी, रशिया की। तो अब कोई मतलब नहीं है कि आप क्या करें, जापान जो है वो रशिया के साथ क्लेम करे कि हाँ हम लोग का इस पर्टिकुलर आइलैंड पे ये है। तो आप लोकेशन भी देख लिए। तो प्रीलिम्स में वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन आते हैं तो क्यूराइल आइलैंड, सी ऑफ ओखोत्स्क, ये सब इंपॉर्टेंट है। और फिर आप पे अगर मेंस का जियोपॉलिटिक्स का क्वेश्चन भी बनता है तो कहीं ना कहीं आप ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आप ये डिस्प्यूट को मेंशन कर सकते हैं आंसर के एक पॉइंट में। ठीक है, आई होप दिस वाज क्लियर। और अगर एक और आर्टिकल हम लोग देखें, सो पाकिस्तान ऑब्जेक्ट टू हाइडल प्रोजेक्ट्स, ये आया हुआ था एक आर्टिकल न्यूज़पेपर में कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट कर रहा है किसके लिए, फॉर हाइडल प्रोजेक्ट्स। अब कौन सा हाइडल प्रोजेक्ट का पाकिस्तान ने अपोज किया है, तो आपको पता है प्राइम मिनिस्टर जो थे वो कभी कश्मीर गए थे फॉर सर्टेन इवेंट्स, और उस दौरान उन्होंने क्या किया, फाउंडेशन स्टोन ले किया है किस चीज़ का, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रतले एंड कवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, रतले एंड कवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का इन्होंने शिलान्यास किया है, और वो किस रिवर पे बनाया जा रहा है, चेनाब। तो पहला प्रीलिम्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट
कि ये दोनों जो है हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस रिवर पे है, चेनाब रिवर के ऊपर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और फिर दूसरा कि पाकिस्तान एक्चुअली अपोज क्यों कर रही है, तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान अपोज करने का रीजन क्या है कि हमारे और पाकिस्तान के बीच में एक इंडस वाटर ट्रीटी साइन किया गया था 1960 में, जिसके तहत इंडिया और पाकिस्तान में जो रिवर शेयरिंग है वो कैसे होगी, तो इंडिया का पूरा कंट्रोल किस पे रहेगा, रवि, ब्यास और सतलज, और पाकिस्तान का कंट्रोल किस पे रहेगा, इंडस, झेलम और चेनाब। और ये किस पे बनने जा रहा है, चेनाब पे। तो कहीं ना कहीं जो अपर राइपेरियन स्टेट्स होते हैं जहां से पानी का फ्लो हो रहा होता है, उनके पास सारे चांसेस होते हैं कि वो क्या करें, वाटर फ्लो को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसीलिए पाकिस्तान का कंसर्न है कि नहीं, हमारे पास वाटर जो है वो अफेक्ट होकर पहुंचेगी, जबकि इंडिया ने जब साइन किया है तो ऑलरेडी इस तीनों का पानी को वो थोड़ा यूज कर सकता है, एक मिनिमम क्राइटेरिया है, उससे ज़्यादा वो यूज नहीं कर सकता है। तो इसी पर्टिकुलर ट्रीटी के कारण पाकिस्तान इसको अपोज कर रही है कि नो, यू कैन नॉट एक्चुअली क्रिएट अनदर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन चेनाब रिवर। तो ये आपको जानना था कि प्रोजेक्ट के बारे में और इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी था। तो आई होप आपको ये डिस्कशन बहुत अच्छे से समझ में आया हो। उसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं, प्रीलिम्स का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है पूरे दिन का, तो उसमें अगर बात करें तो क्वेश्चन रायसीना डायलॉग पे है कि विथ रेफरेंस टू रायसीना डायलॉग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द रायसीना डायलॉग इज अ मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस कमिटेड टू एड्रेसिंग द मोस्ट चैलेंजिंग इश्यूज फेसिंग द ग्लोबल कम्युनिटी। ये हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था कि यही इसका मोटिव है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट इज होस्टेड बाय नीति आयोग। नो, दिस इज नॉट करेक्ट। ये हम लोगों ने भी डिस्कस किया है कि ये नीति आयोग होस्ट नहीं करते हैं। सो करेक्ट आंसर वुड बी वन ओनली। आइए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसका। आपको पता है कि अभी हाल ही में 3 दिन का ये प्रोग्राम इनॉग्रेट हो गया है और प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन कौन, उर्सुला वॉन डर लेन। तो ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट आपका हो सकता है, ये थिंक चीफ गेस्ट। और आपको बता दें कि ये कॉन्फ्रेंस इट इज होस्टेड बाय ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो ये जानना आपको जरूरी था, इसलिए नीति आयोग इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल पंचायती राज डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 24 अप्रैल, 29, 11 या 1 मई। करेक्ट आंसर इज 24 अप्रैल, बिकॉज आपको पता है रेलेवेंस इसका, इस दिन का। इसी दिन जाकर क्या हुआ था, हमारा 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लागू किया गया था 24 अप्रैल को 1992 में। एंड दैट इज वाई 24 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल पंचायती राज दिवस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following become the first major fossil fuel producing state in the US to adopt a carbon pricing policy to address climate change? कौन सा ऐसा स्टेट यूएस का पहला मेजर फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसिंग स्टेट बना है टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज? और ये ऑप्शन है पेंसिल्वेनिया, न्यू जर्सी, फ्लोरिडा, टेक्सास। द करेक्ट आंसर इज पेंसिल्वेनिया। आइए हम लोग इसका डिस्कशन देखें। सो डजन्स ऑफ नेशंस एंड मेनी लोकल गवर्नमेंट्स आर पुटिंग अ प्राइस टैग ऑन ग्रीन हाउस गैस emissions that are increasing flooding drought, ये सारा कुछ। then Pennsylvania becomes the first major fossil fuel producing state in the US to adopt a carbon pricing policy। कार्बन के प्राइसिंग पॉलिसी जो है वो लेकर आने वाला पहला स्टेट बना है पेंसिल्वेनिया। एंड इट ज्वाइंस 11 स्टेट्स वेयर कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस पावर प्लांट मस्ट बाय क्रेडिट्स फॉर एवरी टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे इमिट। तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करोगे उसको आपको खरीदना पड़ेगा। ठीक है। नाउ हु वाज एम विजयन? ठीक है, एमिनेंट स्ट्रक्चरल बायोलॉजिस्ट, हिंदी फिल्म आर्टिस्ट, इंडियन एथलीट या टैबला माइस्ट्रो? द करेक्ट आंसर इज एमिनेंट स्ट्रक्चरल बायोलॉजिस्ट। तो अगर आपको बताएं हम, सो ही वाज डीआई होमी भाभा प्रोफेसर एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आईआईएससी बेंगलुरु में ये, और इनका हाल ही में भी डेथ हुआ इसलिए न्यूज में थे। अकॉर्डिंग टू द मायोमोलिकुलर फिजिक्स यूनिट आईआईएससी, ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द डेवलपमेंट ऑफ मैक्रोमोलिकुलर क्रिस्टलोग्राफी। मैक्रोमोलिकुलर क्रिस्टलोग्राफी का नाम इनके साथ जुड़ता है एम विजयन। ठीक है। देन कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, अल हज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट? तो अल हज अभी हाल ही में न्यूज में सुना गया, ये किस चीज से रिलेटेड है? पाकिस्तानी बोट, ईरानियन मिलिट्री बेस, प्लेस इन यूक्रेन या नन ऑफ द अबव? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पाकिस्तानी बोट। तो अगर आप न्यूज देखेंगे, आपका आज का ही क्लिपिंग है कि
कि 250 किलोग्राम ऑफ हीरोइन सीज 9 पाकिस्तानी नेशनल्स हेल्ड। ये अभी हाल ही में ऑपरेशन किया गया है गुजरात का एंटी एटीएस के द्वारा और इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, और इन्होंने पाकिस्तानी बोट अल हज को सीज कर लिया है। सो दैट इज वाई द करेक्ट आंसर इज बोट, पाकिस्तानी बोट। तो आई होप आपको डिस्कशन समझ में आया होगा। आपको कोई और सजेशन या कमेंट्स है आप कमेंट्स में डाल सकते हैं हम लोग को। कल से जो है हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस जो है 27 अप्रैल का कल से हम लोग रोज डिस्कस उसको प्रॉपरली करेंगे। थैंक यू सो मच।